नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। जैसे जैसे यूपी के विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बौखलाहट है वो बढ़ती जा रही है। और बौखलाहट शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि आदमी बौखला जाता है अगर वो अपनी आलोचना होते हुए देखता है। कुछ ऐसी ही चीज सामने नजर आ रही है। और कल यानी कि शुक्रवार के दिन जिस तरीके से और जिस पद्धति से पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर को उनके घर से अरेस्ट किया गया है, वो इस बात का संकेत है। पहली बात तो ये कि जो वीडियो वायरल हुआ है अमिताभ ठाकुर का, उसमें हजरतगंज जो पुलिस स्टेशन है, देखा गया है कि हजरतगंज की जो पुलिस थी वो उनके गोमती नगर के घर पर गई, उनको जबरन खींचा गया है घर से और उनको जबरदस्ती जीप में भरने की कोशिश की है। वो अंदर जीप के नहीं जाना चाह रहे थे और वो ये कहते जा रहे थे कि ये इलीगल तरीके से आप मुझे लेकर जा रहे हैं। एफआईआर की कॉपी कहाँ है? यानी कि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी जो कि एफआईआर की कॉपी पुलिस के अधिकारियों से ही मांग रहा है, लेकिन पुलिस एफआईआर की कॉपी उनको नहीं दिखाती, न उसको सबमिट करती है और उनको जबरन जीप में बैठा दिया गया है। उसके बाद एक और वीडियो सामने आता है जिसमें देखा गया है कि शायद उनको जबरदस्ती पीटने की भी खबर आ रही है कथित रूप से। लेकिन जिस तरीके से उनको इलीगल तरीके से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी का अरेस्ट हुआ है, वो एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया है। अब इस पूरी स्टोरी को, इसके दो पहलू हैं, क्योंकि अमिताभ ठाकुर यहां पर यह समझना होगा कि कौन है। अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर थे और आईआईटी खड़गपुर के पढ़े हुए एक अच्छे छात्र माने जाते थे। लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ यानी कि अमिताभ ठाकुर और उनकी जो पत्नी है नूतन ठाकुर, वो समय समय पर अलग अलग सरकारों के नीचे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, तो उनका एक काम रहता था, वो एक एक्टिविस्ट भी थे जो कि पीआईएल्स को फाइल करते रहते थे और अलग अलग समय पर उन्होंने पीआईएल्स फाइल की हैं। जैसे 2017 में जो उनकी पत्नी है नूतन ठाकुर, तो उन्होंने जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई थी उसको लेकर एक पीआईएल फाइल किया था। 2013 में एक सीबीआई इंक्वायरी की मांग की गई थी कि जितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं 2012 के बाद, जब समाजवादी पार्टी जब शासन में आई है, तो उसके बाद उसमें सीबीआई इंक्वायरी की जांच कराने की मांग की गई। 2013 का ही एक पिटिशन था जो नूतन ठाकुर और अमिताभ ठाकुर ने मिलकर किया, जिसमें, और वो पिटिशन था यूपी के चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी के खिलाफ, जो कि किस तरीके से जो नियुक्तियां हैं एससी और एसटी कमीशन में वो नहीं हुई हैं, तो ये तमाम तरीके के पीआईएल्स फाइल की गई थी। लेकिन इसके अलावा अमिताभ ठाकुर योगी आदित्यनाथ के घोर क्रिटिक माने जाते हैं। अभी हमने देखा था कि हाल में जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे हाथरस जो बलात्कार पीड़िता है उसके बारे में, और किस तरीके से एक ब्रूटैलिटी सामने आई थी उसको लेकर, फिर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर भी अमिताभ ठाकुर ने प्रिडिक्ट किया था कि वो कभी ना कभी मर जाएगा, उसको एनकाउंटर में मार डाला जाएगा। तो इन सारी चीजों से बीजेपी काफी बौखला गई थी, और सिर्फ राज्य सरकार की ही बीजेपी नहीं, यूनियन मिनिस्ट्री के लेवल पर भी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी में बौखलाहट है। और फिर क्या किया गया? उनको जबरन रिटायर करवा दिया गया, यानी कि उनका जबरन रिटायरमेंट हुआ और यूनियन होम मिनिस्ट्री ने उनको एक प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दिया। और ये कहा गया कि पब्लिक सर्विस का उन्होंने एक कारण दिया कि पब्लिक सर्विस में उनको रिटायर किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी कितनी परेशान थी अमिताभ ठाकुर से, उनके एक्टिविज्म से, उनके प्लेन स्पीकिंग से, जिस तरीके से वो क्रिटिसाइज करते थे। अभी अमिताभ ठाकुर ने फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार की सुबह उन्होंने ऐलान किया था कि वो अब एक पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करेंगे। अधिकार सेना जो उनकी आउटफिट है वो पॉलिटिकल आउटफिट अनाउंस किया उन्होंने, और ये कहा कि वो योगी आदित्यनाथ जहां से भी इलेक्शन लड़ेंगे वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव में खड़े होंगे।
सुबह ये ऐलान हुआ है और दोपहर होते होते अमिताभ ठाकुर को जबरन अरेस्ट कर लेती है पुलिस। तो आप इसके क्या मायने लगाएंगे कि अमिताभ ठाकुर एक घोर क्रिटिक थे, योगी आदित्यनाथ उन्हें पसंद नहीं करते थे, एक मौके की तलाश में थी बीजेपी की कैसे अमिताभ ठाकुर जैसे जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको शांत कराया जाए, उनको चुप कराया जाए, अरेस्ट करके पूरे ब्यूरोक्रेसी में एक संदेश दिया जाए कि अब अगर ब्यूरोक्रेसी में से कोई भी अधिकारी अगर योगी आदित्यनाथ के सरकार की आलोचना करने की कोशिश करता है या फिर बीजेपी की आलोचना करने की कोशिश करता है तो उसका भी यही हश्र होगा। कम से कम ये संकेत योगी आदित्यनाथ ने देने की कोशिश की है। देखिए, ये अमिताभ जी को ही अरेस्ट करने वाली बात नहीं है। इसके पहले तमाम राष्ट्रद्रोह के और राजद्रोह के जो केसेस लगे हैं, सर्वोच्च न्यायालय से लेके जो उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उसने लगातार जो सरकार के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किए हैं। ये तमाम बातें बताती हैं कि सरकार बहुत ही तुगलकी दिमाग से काम कर रही है। मतलब सरकार के लिए संविधान कानून कुछ रहता नहीं है। मैं जो बोलूंगा सो कायदा, मैं जो कहूंगा वही होगा। एक तो उनको जबरिया रिटायर किया गया है। वो जब अपने एक रिटायर करने के बाद में, वो तो ऐसा तो नहीं कि उनको आप फांसी दे दोगे। आप अपना, वो एक शहरी बन के तो जिंदगी जी रहे हैं। जब शहरी बन के जिंदगी जी रहे हैं तो एक भारतीय होने के नाते यदि उन्होंने कुछ गलत देखा और ट्वीट किया, यदि गलत देखने के बाद कुछ काम किया, तो उनके ऊपर बलात्कार से लेके बलात्कार जैसे जिन्होंने के भी आरोप लगे हैं, लगवाए हैं। बलात्कार, भ्रष्टाचार, कई आरोप उन पे लगे हैं और कोर्ट से वो लगातार बरी भी हुए हैं इन सब आरोपों। उन्होंने एक अधिकार सेना की घोषणा की कि अधिकारों के लिए हमको लड़ना होगा। हम संविधान को सामने रखेंगे, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उस अधिकार के लिए लड़ना होगा। और जब उन्होंने अधिकार सेना का जो ये किया तो मैंने भी उनको फोन करके कहा था कि बहुत बढ़िया बात कही सर, राजनीति से उठ के बात है कि संविधान की रक्षा करना है। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उस अधिकारों की रक्षा के लिए हम लड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं गोरखपुर में जाके मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और उसके बाद शायद सरकार का नजरिया और ज्यादा कठोर हो गया उनके प्रति। वो गोरखपुर जा रहे थे तो उनको पहले ये बोल के नहीं जाने दिया गया कि अरे भाई आपकी जान खतरे में है, आपको सुरक्षित रहना है, इसलिए आप घर में नजर कर रहे हैं। ये तो मैंने पहली बार देखा कि आप बाहर मत जाइए, नहीं तो फिर हमारे नेताओं को जो ये टैक्स पेयर्स के पैसे से करोड़ों रुपए जो खर्चा होते हैं सिक्योरिटी पे, ये भी सिक्योरिटी बंद कर देनी चाहिए। इनको भी नजरबंदी घर में ही रहना चाहिए। क्या जरूरत है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देश में भ्रमण करने? क्यों उनके सिक्योरिटी पे Z प्लस और Y प्लस और C प्लस कौन से प्लस लगा के जो करोड़ों रुपए के जो खर्चे होते हैं, इससे निजात तो पा नहीं है। अमिताभ ठाकुर, ये सही है कि कंपल्सरी रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, लेकिन उनके मौलिक और संवैधानिक अधिकार बरकरार हैं, उसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश है बेल नॉट जेल, और विशेषकर जब तक कि बहुत अनिवार्यता न हो। अपराधी के पलायित होने की, यह बहुत जघन्य अपराध में पुलिस पर पूरी तरीके से जानलेवा हमला करने के इम्कानात न हो, तब तक गिरफ्तारी सामान्यतः नहीं की जानी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में देखें, यह सही है कि अमिताभ ठाकुर जबरन सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, लेकिन पेशेवर अपराधी उनको आज नहीं कहा जा सकता है। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना महिला के संबंध में हुई, जिसने आत्महत्या भी कर ली, उसमें अमिताभ ठाकुर के ऊपर कतिपय आरोप लगाए गए थे। इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर जांच होती, उसमें जांच में अमिताभ ठाकुर को सम्मिलित किया जाता तो परिदृश्य दूसरा होता। लेकिन एक पूर्व अधिकारी, जबकि मैं पुनः बल देना चाहूँगा, एक भारतीय नागरिक के जो भी संवैधानिक अधिकार हैं वो उनको प्रदत्त हैं, और उसके आधार पर कम से कम सामान्य शिष्टाचार का पालन करते हुए कार्रवाई आगे होनी चाहिए थी। अमिताभ ठाकुर से अगर जांच में सहयोग करने हेतु कहा गया, ये मैं से अवगत नहीं हूं, लेकिन अगर हमने उनको एफआईआर नहीं दिखाई, जांचकर्ता अधिकारी ने उनको एफआईआर नहीं दिखाई, वांछित सहयोग प्राप्त करने की कोई प्रयास नहीं किए गए, तो इसमें त्रुटि जांचकर्ता की है। बहरहाल मैं बहुत दुखी हूं इस घटनाक्रम से। इससे न सिर्फ पुलिस की छवि धूमिल हुई है, आईपीएस की छवि धूमिल हुई है, विभाग की छवि धूमिल हुई है,
बेहतर ये होता कि देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग, और इस प्रकरण में कम से कम एक सामान्य शिष्टाचार और कानून के रखवालों की तरह एक प्रदर्शन होना चाहिए था, और इसको बेहतर तरीके से, समयबद्ध तरीके से, सामान्य शिष्टाचार के साथ, सभ्य तरीके से भी यह कार्य संपादित किया जा सकता था। लेकिन अब दूसरा पहलू इस पूरी स्टोरी का क्या है, उसे भी यहां पर समझना होगा। अमिताभ ठाकुर का नाम आत्महत्या, एक जो रेप पीड़िता थी उसकी आत्महत्या को उकसाने के मामले में भी आ रहा है, और वहां पर सिर्फ अमिताभ ठाकुर का ही नाम नहीं है, बल्कि जो घोसी से बीएसपी लोकसभा एमपी हैं अतुल राय, उनका भी नाम आ रहा है। अतुल राय इस समय इलाहाबाद के नैनी जेल में ऑलरेडी लॉज्ड हैं। 2019 में ही उन्होंने सरेंडर कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव जेल के अंदर से किया, और तो अभी वो जेल में है। लेकिन हुआ क्या इसमें, जो 24 साल की इसमें जो रेप पीड़िता थी, उसने सुप्रीम कोर्ट के आगे बाहर अपने आप को आत्मदाह कर लिया, ये कहते हुए, और एक थोड़े ही दिन पहले जो आत्मदाह उसने किया, उसके थोड़े दिन पहले रेप पीड़िता और उसकी एक दोस्त ने एक एफबी लाइव किया था, और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि बीएसपी लोकसभा एमपी अतुल राय ने उनको मजबूर किया है कि वो इस तरीके का कि अपनी जान वो लें। और उसके अलावा उसके अलावा अमिताभ ठाकुर पर भी उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि अमिताभ ठाकुर को अतुल राय ने पैसे दिए थे ताकि उनके केस को वीक किया जाए और जाली दस्तावेज प्रोड्यूस किए जाएं, उसमें अतुल राय ने अमिताभ ठाकुर की मदद की है। जो रेप पीड़िता थी उसकी मौत हो गई, और आपको बता दें कि जो ये रेप पीड़िता थी और जो उसकी दोस्त थी, दोनों 18 अगस्त को जो यूपी की सरकार है उसने एक जांच कमेटी बैठाई थी, अभी 18 अगस्त को, और उस जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया है, क्योंकि जो वो प्रोब पैनल था, जो जांच कमेटी बैठाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को कल यानी कि शुक्रवार के दिन ही सौंपी थी, और उसी पैनल रिपोर्ट के आधार पर कथित रूप से ये बताया जा रहा है कि एफआईआर किया गया है, और इसी वजह से अमिताभ ठाकुर को अरेस्ट किया गया है। और आपको बता दें कि प्रोब पैनल रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है। प्रोब पैनल में ये कहा गया है कि देयर इज अ केस ऑफ रेप, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, चीटिंग, और ये दोनों केसेस को अतुल राय और अमिताभ ठाकुर के ऊपर लगाया गया है। फिर ये कहा गया था कि जो पीड़िता थी उसके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि उसके खिलाफ 7-8 एफआईआर दर्ज किए गए थे। उसके बाद पैनल की जो रिपोर्ट है वो ये भी कहती है कि जो पीड़िता थी उसने एक चिट्ठी लिखी थी एसएसपी वाराणसी को 10 नवंबर 2020 में, उसमें ये एलिगेशंस लगाए गए थे अमिताभ ठाकुर के खिलाफ कि उन्होंने पैसे लिए हैं अतुल राय से इस बात के लिए कि जाली दस्तावेज उस पीड़िता के खिलाफ बनाया जाए। तो ये सारी बातें उन्होंने कही थी। उसके बाद अतुल राय ने तो सरेंडर कर दिया। लेकिन आज सवाल ये उठ रहा है कि प्रोब पैनल की रिपोर्ट के आधार पर एक न्यायिक तरीके से जांच की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी, और जांच में जो भी कुछ पाया जाता उसके बाद उसके आधार पर उनको अरेस्ट किया जाता, या ये जांच की इंक्वायरी चलती रहती। लेकिन क्या हुआ, बिल्कुल अजीब तरीके से अरेस्ट किया गया अतुल राय को। उन्होंने जब एफआईआर की कॉपी मांगी तो उन्होंने एफआईआर की कॉपी उन्हें नहीं दी गई। तो ये एक बहुत ही विभत्सनापूर्ण तरीके से उनका अरेस्ट हुआ है, और तमाम सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि आप योगी सरकार जो गुंडे हैं जैसे कि राजा भैया, उन डॉन्स को संरक्षण देती है, लेकिन जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं उनके साथ इस तरीके का बेपरवाह और गैर जिम्मेदाराना बर्ताव करती है। तो उसको लेकर बहुत आलोचना हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमिताभ ठाकुर ने योगी सरकार का क्या बिगाड़ा था? अमिताभ ठाकुर को क्या इसलिए अरेस्ट किया गया, इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो योगी सरकार की बहुत आलोचना करते थे? क्या उनको अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि वो योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? क्या अमिताभ ठाकुर को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल आउटफिट लॉन्च कर दी थी, अधिकार सेना, जिसमें कि ये कहा जाता था कि वो संविधान के आधार पर जो भी इश्यूज होंगे उनको वो लड़ेंगे? क्या योगी जी इससे डर गए? ये तमाम सवाल हैं। और कई लोगों ने तो ये भी लिखा है कि अमिताभ ठाकुर एक आईपीएस ऑफिसर हैं,
डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, रिटायर हो भी गए तो क्या, लेकिन वो एक अपनी जिंदगी जी रहे थे, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनको एक क्रिमिनल या एक तालिबानी के रूप में देखना कैसा लग रहा है कि वो एक तालिबानी है या क्रिमिनल है। ये जो जिस तरीके से अरेस्ट हुआ है, इसको लेकर बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है। लेकिन इसके साथ पुलिस प्रशासन का एक बहुत ही घिनौना चेहरा सामने आता है कि पुलिस अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करती है और जो राजनीतिक निर्देशन है उसके हिसाब से काम करती है। ये इसका एक जीता जागता प्रमाण है। और अखिलेश यादव ने इसके लिए लिखा भी है कि क्या समय आ गया है कि एक पुलिस अफसर एक दूसरे पुलिस अफसर के खिलाफ ही कार्रवाई करने पर लगा हुआ है और किस तरीके से हमारा समाज बटा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी अमिताभ ठाकुर ने ये भी कहा था कि वो गोरखपुर जाएंगे, उसके बाद उनको ये कहा गया कि उनकी जान पर खतरा है, उनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि योगी सरकार अमिताभ ठाकुर से डर गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि अमिताभ ठाकुर कुछ ऐसी बातों का खुलासा जो इलेक्ट्रेट है, जो आम जनता है, उसके सामने कर दें कि योगी जी की पोल खुल जाए। तो क्या योगी जी अमिताभ ठाकुर से इतना डरते थे? और कोई भी जो तुगलकी शासन होता है वो इसी तरीके से सच बोलने वाले से डरता है। तो कितनी बार ऐसे तुगलकी शासन सच बोलने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजते रहेंगे? आखिर पब्लिक सब जानती है और पब्लिक को ये बातें समझ में आती हैं। लेकिन एक सवाल आज मैं सबके सामने, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं और वो सवाल ये है कि क्या अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी क्या इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि योगी जी ये जान चुके हैं कि पब्लिक उनकी असलियत समझ गई है? क्या ये योगी जी की हार है? एक तरीके से जिस तरीके से उन्होंने अमिताभ ठाकुर जैसे ऑफिसर को गिरफ्तार किया है, एक संदेश जो उन्होंने देने की कोशिश की है ब्यूरोक्रेसी में कि कोई भी अधिकारी इस तरीके से खिलवाड़ ना करे, और जो राजनीतिक जो सत्ताधारी जो लोग हैं जो वो कहते हैं अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका यही हश्र होगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।